नमस्कार। एग्जाम रेस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की 10वीं कक्षा का 15वां अध्याय देखेंगे जिसमें हम पर्यावरण पे चर्चा करेंगे। अब पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो आप बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, पर आज हम इसके सभी विविध आयाम को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पारिस्थितिक तंत्र को लेके हो, चाहे वो ट्रॉफिक लेवल को लेके हो, चाहे वो ओजोन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेके हो। तो यहाँ पर कुछ ब्रेन टीजर्स दिए गए हैं, इनको हम जैसे जैसे हम कंटेंट पढ़ेंगे वैसे वैसे उठाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम पॉइंट करना चाहते हैं कि सूर्य से जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स या हरे पौधे कंज्यूम करते हैं वो प्रतिशत अलग होता है और हर सक्सेसिव लेवल पे जो प्रतिशत ट्रांसफर होता है वो अलग होता है। तो ये एक बहुत मुख्य बिंदु है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल कृत्रिम इकोसिस्टम्स क्या हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो एक्वेरियम है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर समझते हैं कि जैविक और अजैविक तत्वों का एक इंटरैक्शन जो है वो इकोसिस्टम है। जैविक तत्व जिनको हम बायोटिक कहते हैं उसमें मुख्यतः जीव जंतु वनस्पति आते हैं, और जो अजैविक तत्व है उसमें वर्षा, तापमान, मिट्टी, मृदा, आपके खनिज, ये सब आपके एबायोटिक या अजैविक तत्व हैं। जब ये दोनों चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पर रह सकते हैं, पनप सकते हैं और आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो लाइफ के सर्वाइवल के लिए हम कहते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही तत्वों का या जैविक और अजैविक दोनों ही तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। जितने भी इकोसिस्टम्स होते हैं इनको हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो कृत्रिम इकोसिस्टम हो सकता है, जैसे आप एक्वेरियम कह सकते हैं या एक खेत कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे एक वन है, एक घना जंगल है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये सब नेचुरल है, ये सब कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम जो मानव निर्मित है उसको हम कृत्रिम बोलेंगे। तो चलते हैं एक एक्वेरियम के अंदर। अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं, तो क्या वो जीवित रह पाएंगी? नहीं। तो मछलियों को सबसे पहले क्या चाहिए? जगह चाहिए, फिर उनको पानी चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको खाना चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएगा? उस इकोसिस्टम को या उस कृत्रिम एटमॉस्फेयर जो आपने क्रिएट किया है उसको आपको सेल्फ सस्टेनिंग बनाना पड़ेगा। तो आप वहां पर पेड़ लगा सकते हैं जिससे ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए। पर मान लीजिए कि इसी एक्वेरियम में एक बहुत बड़ी शार्क आ गई, तो उसने सारी छोटी मछलियों को खा लिया, तो क्या वो इकोसिस्टम सस्टेन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जो कृत्रिम इकोसिस्टम्स होते हैं उनको आपको लगातार मेंटेन करना पड़ता है, पर जो नेचुरल इकोसिस्टम है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, तो वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग है, वो अपना रख रखाव स्वयं कर सकते हैं, जबकि कृत्रिम इकोसिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स या जीव जंतु जहां भी होते हैं उनको हम ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। पहला तो वो जो अपना खाना या भोजन स्वयं बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये स्वपोषी कहलाते हैं, मतलब ये सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और खाना और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वो अपना जीवन यापन स्वयं करने में सक्षम है। पर हम मनुष्य और दूसरे सभी जीव जंतु जो हम देखते हैं पृथ्वी पे, वो किसी न किसी तरीके से इन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर एक प्राइमरी कंज्यूमर होगा जो सीधे उन जीव जंतुओं को खाएगा, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा जो छोटे जीव जंतुओं को खाएगा, और टर्शरी जो सेकेंडरी जीव जंतुओं को या प्राइमरी जीव जंतुओं को भी खा सकता है। तो इनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स होंगे या वो सिर्फ हरे जीव जंतुओं को हरे पौधों को खाएंगे। जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो कार्निवोरस होंगे क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। पर इसी प्रोसेस में लास्ट में क्या होगा? डीकम्पोजिशन भी जरूरी है। तो जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़े जाने की प्रक्रिया डीकम्पोजर्स द्वारा की जाती है, और ये जो डीकम्पोजर्स डीकम्पोज करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये फाइनली आपकी मिट्टी में मिल जाता है। तो डीकम्पोजर्स का कार्य क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में तोड़ने का कार्य जो है वो आपके डीकम्पोजर्स किया करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसी प्रोसेस में फूड चेन और फूड वेब बहुत ही जरूरी है समझना। तो फूड चेन क्या होता है? मान लीजिए घास है, घास पे एक
ग्रास हॉपर ने उसको खाया, फिर ग्रास हॉपर को एक मेंढक ने खाया, मेंढक को एक सांप ने खाया, तो ये एक नॉर्मल फूड चेन हो गई। पर इस ग्रास हॉपर को सिर्फ मेंढक तो नहीं खाएगा, मेंढक के अलावा दूसरे जीव जंतु भी खाएंगे, फिर उन जीव जंतुओं को सिर्फ सांप तो नहीं खाएगा, उनको और भी जानवर खाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक इंटर रिलेटेड जाल हो गया, मकड़ी के जाल जैसा, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। तो फूड वेब और फूड चेन क्या है ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो हमारे ब्रेन टीजर में क्वेश्चन था, वो क्या था कि सूर्य से कितनी प्रतिशत जो रोशनी आती है वो पेड़ एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो मान लीजिए सूर्य से 50,000 किलो जूल एनर्जी आ रही है, तो इसमें से सिर्फ 1% यानी कि 500 किलो जूल एनर्जी जो है वो आपके ग्रीन प्लांट्स ले पाएंगे। और हर सक्सेसिव लेवल पे, ये ग्रास हॉपर का लेवल हो गया, ये मेंढक का लेवल हो गया, तो हर लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसमिट हो पाती है। ये हर लेवल को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और यहाँ पर 50 किलो जूल हुई और मेंढक के पास सिर्फ 5 किलो जूल पहुंची। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हर लेवल के साथ, यहाँ पर जैसा कि हम समझ रहे हैं ये 10% है, और इसको 10% लॉ भी कहा जाता है। इसको जो ट्रांसफर किया जाता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, और ये कॉन्सेप्ट लिंडमैन ने दिया था, इसलिए इसको लिंडमैन्स 10% लॉ भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझनी है। सूर्य से जो ऊर्जा काम में ली जा रही है वो 1% है, और हर लेवल पे जो जा रही है वो 10% है। तो ऑटोट्रॉप्स जो स्वपोषण कर सकते हैं, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, वो सिर्फ 1% एनर्जी सूर्य से लेते हैं, और हर ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। यहाँ पर जो ट्रॉपिक लेवल का बेस है, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और ये एनर्जी धीरे धीरे घटती जाती है। तो एनर्जी फ्लो कैसा है ये समझना वापस बहुत ज़रूरी है। एनर्जी फ्लो सिर्फ एक ही दिशा में हो सकता है, प्रोड्यूसर से ऊपर की तरफ, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। तो ये क्या हुआ आपका यूनिडायरेक्शनल या एकदर्शी ही हुआ, ये सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हर ट्रॉपिक लेवल के साथ जो आपका एनर्जी है वो गिरता चला जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात की हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे उर्वरक और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया है किसी एक खेत में, और वहां पर जो सेब उगा है वो सेब आपने खाया। अब क्या होगा, इस प्रोसेस में आप वहाँ के जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो हर ट्रॉपिक लेवल में जैसा कि हमने बात की, इसकी मात्रा जो बढ़ती जाएगी, तो पेड़ में जितनी मात्रा है उसके अगले ट्रॉपिक लेवल में उससे ज़्यादा होगी, उसके अगले ट्रॉपिक लेवल में उससे और ज़्यादा होगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हर लेवल पे जो पेस्टिसाइड्स या उर्वरक का प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो नेक्स्ट हायरार्की को उतना ही नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं ओजोन परत की। ओजोन परत क्या है और क्यों जरूरी है? ओजोन परत सूर्य एटमॉस्फेयर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, और ये लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में देखी गई है। ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में है तो वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आकर स्किन डिजीजेज और इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं। पर अगर यही ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाए तो ये एक प्रदूषक की तरह कार्य करती है, या एक पोल्यूटेंट की तरह कार्य करती है। अब जो ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये किससे प्रभावित हो रही है और क्यों न्यूज में है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको CFC भी कहा जाता है, ये आपके रेफ्रिजरेशन में काम में आते हैं, अग्निशमक दल में काम आते हैं। तो इनमें क्या होता है, जब CFC काम में लिया जाता है तो ये CFC एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ऑक्सीजन जो है वो O2 होता है और ओजोन O3 होता है। ओजोन जब नॉर्मल में टूटता है तो वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाता है, पर ये ऑक्सीजन ओजोन जब CFC के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन क्लोरीन के साथ कंबाइन होके रेडिकल बनाता है, जो कि इस ओजोन परत में छेद करने में सक्षम होता है। अब ये जो रेडिकल बनता है ये धीरे धीरे इस ओजोन लेयर में छेद क्रिएट करता है। तो अंटार्कटिका के ऊपर ऑलरेडी ऐसा एक छेद देखा गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस समस्या को रोका नहीं गया तो ये पृथ्वी के लिए एक बहुत ही भीषण समस्या सिद्ध हो सकती है। तो 1987 में ये रूल लाया गया था कि CFC को कंट्रोल किया जाएगा, या CFC एमिशंस को कंट्रोल किया जाएगा, और बाद में जितने भी रेफ्रिजरेटर्स आने लगे वो सब CFC फ्री रेफ्रिजरेशन की तरह आने लगे। अब गार्बेज या जो वेस्ट है उसको संभालना भी एक बहुत बड़ा इशू है।
हम ज़्यादातर जो खाना कंज्यूम करते हैं वो एंजाइम्स उनको ब्रेक करते हैं और हम उनका पाचन कर पाते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये किन चीज़ों पे एक्ट करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल चीज़ों पे एक्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हम कोयला या पेट्रोल का सेवन नहीं कर सकते हैं निश्चित तौर पे। तो आपके जो कंपाउंड्स हैं उनको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो किसी भी प्रोसेस के कारण ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं और वो एटमॉस्फेयर में इसी तरीके से रह जाते हैं, जैसे प्लास्टिक। तो हम बोलते हैं कि हम बहुत सिंपल मेथड्स ला रहे हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान कर सकें। जैसे ट्रेन में अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक कप्स की जगह आपको पेपर कप्स मिलेंगे चाय के लिए, या फिर मिट्टी के बर्तन मिलेंगे जिनको कुल्हड़ भी कहा जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन था ब्रेन टीजर में जिसमें हमने कहा था कि कॉटन बैग्स क्यों काम में लिए जाते हैं प्लास्टिक के बनस्पत, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल ही गया है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, कम पोल्यूशन करते हैं, उनको रीयूज किया जा सकता है। और जो एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं फार्मिंग के, तो वहाँ पर फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग होने की वजह से वहाँ की मृदा की क्वालिटी खराब हो जाती है। कई बार ओवर क्रॉपिंग की वजह से फर्टिलिटी जो है, उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जो हम इस कक्षा में आपके लिए लेके आए थे। आगे की कक्षाओं में हम और भी महत्वपूर्ण अध्याय लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।